हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। लेक्चर से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ्स होंगी मैं वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। लिंक में डिस्क्रिप्शन वो बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप सब देख सकते हैं। थंबनेल में आपने देखा होगा मोदी एंड शी जिनपिंग की मीटिंग। वो मतलब बायलेटरल मीटिंग तो नहीं है, मल्टीलेटरल है, दैट इज़ ब्रिक्स में उनकी मीटिंग है। और उसमें क्या डिस्कस होगा, इंडिया एंड चाइना का इशू फोकस पे रखा जाएगा। जो इंडिया एंड चाइना का बाउंड्री डिस्प्यूट है, स्पेशली कौन सा, वेस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, जो जो कॉन्फ्रंटेशंस हैं दोनों मिलिट्रीज़ के बीच में, उसमें देखा जाएगा कि दिक्कतें ना हो। वो सारा इशू आज फोकस में रहेगा। ब्रिक्स, अ ग्रुपिंग ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, समिट होगा जॉनसनबर्ग में ट्यूसडे को। All eyes are on possible meeting between him and Chinese President Xi Jinping. ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे ब्रिक्स और इंडिया चाइना डिस्प्यूट वो अपने लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इसे कैसे जीएस पेपर 2 के आईआर सेक्शन में एंड ब्रिक्स वो जो इंटरनेशनल जो मैंडेट होता है, जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कितने वो इम्पॉर्टेंट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं पहले ब्रिक्स। यहाँ पे द 4 emerging economies of the world, Brazil, Russia, India, China, were collectively termed as BRIC by British economist James O'Neill in 2001. ब्रिक्स क्या है, ये एक एक्रोनियम है, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, एस जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में ज्वाइन किया उसने। 2009 में पहली मीटिंग हुई थी, कहाँ पे, रशिया में, हेडक्वार्टर है शंघाई। और ब्रिक्स 2023 का पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ द समिट इज़ टू डिस्कस इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल कंसिड्रेशन, यानी कि होलिस्टिकली काफ़ी सारे डायमेंशंस को कवर किया जाता है जब भी वो मल्टीलेटरल मीटिंग्स होती हैं, राइट। और यहाँ पे इंडिया, वो जो इंडिया चाइना का बाउंड्री डिस्प्यूट है वो भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। वेस्टर्न सेक्टर और मिडिल सेक्टर में, मिडिल सेक्टर तो उतना डिस्प्यूटेबल नहीं है, बट वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख वाला एरिया है, राइट, अस्काई चीन, वहाँ पे है डिस्प्यूटेबल। वहाँ पे कौन सी लाइन है, जॉनसन लाइन वहाँ पे ड्रॉ करी गई है। और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चाइना उसे इलीगल वो मानता है। तो अगर दो कंट्रीज़ के बीच में अगर बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करना है ना, तो एक क्लियरली डेमाक्रेटेड, वो मीन्स डेमार्केटेड वहाँ पे बाउंड्री होनी चाहिए, राइट, कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स में और दोनों सरकारों के बीच में आगे कॉन्फ्रंटेशन ना हो। मिलिट्री के लिए सही अपग्रेडेड मतलब इंफॉर्मेशन जानी चाहिए एट द ग्राउंड लेवल, राइट। जो वहाँ पे जो आर्मीज़ हमें डिफेंड कर रही है, वहाँ पे अगर उनमें सही इन्फॉर्मेशन जाएगी तो दोनों में कॉन्फ्रंटेशन नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी एंड जाने नहीं जाएंगी। ठीक है, तो ब्रिक्स की मीटिंग का आज ये मोटिव रहेगा। देख लेते हैं, री इश्यू आईडी लॉस ड्यू टू वायलेंस, अपग्रेड कॉम्पनसेशन मणिपुर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पैनल एक बनाया गया, वो मतलब बैठाया गया है, जिसमें क्या देखा गया है कि वायलेंस के टाइम क्या होता है, कुछ एसेंशियल वो डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, लाइक आधार कार्ड। तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर बेनिफिट्स, जो सरकार की जो स्कीमें हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स को लेने से कहीं ना कहीं रोकेगा मणिपुर के लोगों को। तो इसमें क्या हुआ है कि जो पैनल बैठाए वो गया था, वो 3 रिपोर्ट सबमिट करनी है ऑन लॉस ऑफ वो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अपग्रेडिंग द कॉम्पनसेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डोमेन एक्सपर्ट टू फैसिलिटेट इट्स वर्क, राइट। इसमें 3 चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर कॉन्टैक्ट्स मून लैंडर, वेलकम्स बडी। जो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर था हमारा, जो ऑर्बिट में, जो अभी भी ऑर्बिट में घूम रहा है, क्योंकि लैंडर तो उस समय हमारा ख़राब हो गया था, चंद्रयान 2 का हार्ड लैंडिंग हो गई थी, होनी थी सॉफ्ट लैंडिंग, राइट। बट अगर हार्ड लैंडिंग हो गई है तो चंद्रयान 2 का जो लैंडर है वो ख़राब हो गया, बट ऑर्बिटर अभी भी ऑर्बिट कर रहा है एंड इमेजेस हमें भेजता है वहाँ से। तो जैसे ही उसने मून लैंडर से उसका कम्युनिकेशन बैठा, उसने उसे वेलकम किया, वेलकम बडी कह के, राइट। The orbiter greeted the lander with the message welcome buddy. इसमें देखते हैं
इसरो हैड सेट द चंद्रयान 2 ऑर्बिटर वुड हेल्प द चंद्रयान 3 मिशन इन डिफरेंट वेज, यानी कि जो ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 का वो चंद्रयान 3 के मिशन में काफ़ी हेल्प करेगा. द ऑर्बिटर हैज़ प्लेड अ रोल इन आइडेंटिफाइंग अ सेफ लैंडिंग स्पॉट फॉर चंद्रयान 3, यानी कि उसे लैंड कहाँ पे किया जाएगा, वो एक सेफ लैंडिंग स्पॉट चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने फाइंड आउट किया है. एंड इज़ नाउ रेडी टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशंस बिटवीन द चंद्रयान 3 एंड द ग्राउंड स्टेशन. अगर चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा ग्राउंड स्टेशन से, तो चंद्रयान 3 का लैंडर काम करेगा. ठीक है, बट ये है कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए. कल उसकी लैंडिंग करवाई जाएगी 23 अगस्त को. आगे देखते हैं कोई न्यूज़ जो आपके काम की हो. आपको यूटिलिटी देखनी है न्यूज़ की कि आप उसे अपने कैसे जीएस पेपर्स में, ऐसे पेपर में एंड कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने सारे वो मीन्स और प्रीलिम्स में, राइट. नेक्स्ट है इजी एक्सेस टू इन्फो ऑन लॉ मेकर्स कंडक्ट कैन हेल्प हाउस, बिरला ने बोला है, स्पीकर. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला on Monday called for one nation, one legislative platform under which every voter can participate in the law making process and access and information on conduct of their representative in the legislative bodies on one legislative platform. इसमें क्या कहा है इन्होंने कि एक लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहाँ पे आम जनता उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगी कि उनके द्वारा भेजे गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका कंडक्ट कैसा है लोकसभा में या वो मतलब राज्यसभा में, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में उनका कंडक्ट कैसा है, वो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं वहाँ पे. क्योंकि अगर एमपीज़ का अगर कंडक्ट वहाँ पे सही रहेगा ना, तो ही पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को आगे उसका अच्छे से संचालन किया जा सकता है. वरना क्या होता है, वो पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स हैं वो रुक जाती हैं काफ़ी बार. तो ये कहीं ना कहीं एफिशिएंसी ऑफ द पार्लियामेंट को इफ़ेक्ट कर रही है. ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि कम से कम जो वोटर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें ये पता चले कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कैसा कंडक्ट वो मतलब करते हैं, वो कैसा बिहेव करते हैं. ठीक है, यहाँ पे अपने लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, स्पीकर. वोटर्स शुड टेक इनटू अकाउंट द बिहेवियर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स इन द हाउस वाइल एक्सरसाइजिंग देयर डेमोक्रेटिक राइट्स. और ये इनके डेमोक्रेटिक राइट्स को भी इन्हांस करेगा कि ताकि पता चले उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे हैं. वी हैव टू मेक दीज इंस्टीट्यूशंस मोर अकाउंटेबल. व्हेन कैन वी रिड्यूस डिस्ट्रप्शंस, यानी कि जब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का बिहेवियर सही रहेगा तभी वो जो डिस्ट्रप्शंस हैं, जो रुकावटें हैं, उन्हें रोका जा सकता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में. ओनली व्हेन द इलेक्टोरेट स्टार्ट क्वेश्चनिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर देयर कंडक्ट इन द हाउस, यानी कि जब हम वोटर्स वो उनके कंडक्ट के लिए हम क्वेश्चन करेंगे, राइट, उन्हें अकाउंटेबल बनाएंगे, तो ही पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को और इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाया जा सकता है. देख लेते हैं यहाँ पे स्पीकर अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट और स्पीकर के फंक्शंस, वो उनका क्या रोल रहा है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में, अब वो भी बताएंगे मेंस के लिए, राइट. और ये वाला जो आज जो न्यूज़ है स्पीकर ने बोला है, ये इम्पॉर्टेंट है एक एग्जाम्पल के तौर पे कि स्पीकर का क्या रोल रहा है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में. यहाँ पे एक एग्जाम्पल बोलेंगे कि स्पीकर ने ये कहा है कि एक वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पे सारे वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के कंडक्ट इन द हाउस को एक्सेस कर पाएंगे, राइट. स्पीकर के बारे में आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का दिया गया है इन्हें. Speaker along with the deputy speaker is elected from among the Lok Sabha members by a simple majority. लोक सभा मेंबर से ही ये दोनों उठ के आते हैं सिंपल मेजोरिटी से. एक कन्वेंशन है मतलब कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह रूल्स ऑफ प्रोसीजर वगैरह में कहीं मेंशन नहीं है, बट ये एक कन्वेंशन के तौर पे माना जाता है कि जो स्पीकर होगा वो रूलिंग पार्टी से होगा एंड जो डिप्टी स्पीकर होगा वो मेन ऑपोजिशन पार्टी से होगा. ये सिंपल मेजोरिटी से चुने जाते हैं. टर्म ऑफ जो स्पीकर क्या है, होल्ड ऑफिस टिल द डेट ऑफ हिज और हर इलेक्शन टिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेक्स्ट लोकसभा. जब 5 साल बाद लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है उसके बाद भी वो काम करते हैं जब तक न्यूली लोकसभा नहीं मिल जाती एक बार.
ठीक है। न्यूली वो जब लोकसभा मिलती है तो उसकी पहली मीटिंग कौन करवाता है? प्रो टाइम स्पीकर। उससे पहले जो पिछले वाले स्पीकर थे वो चले जाते हैं। क्राइटेरिया क्या है? मेंबर होना चाहिए हाउस का, दैट इज लोकसभा का। द स्पीकर वंस इलेक्टेड इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, वो उनका बार बार इलेक्शन किया जा सकता है। Whenever the Lok Sabha is dissolved, the Speaker does not vacate his office and continues till the newly elected Lok Sabha meets. ये वही मैंने अभी बताया जो he or she is the final interpreter of the Constitution. ठीक है। Rules of procedure, वो conduct of business of Lok Sabha and parliamentary precedents within the House. इन सबको क्या करना है? Final interpret करना है। डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस मतलब क्या होता है? जब आधे मेंबर्स येस में वोटिंग कर रहे हैं, आधे मेंबर्स नो में वोटिंग कर रहे हैं, पहली बारी में स्पीकर वोट नहीं करेंगे, ठीक है। और जबकि डिप्टी स्पीकर पहली बारी में वोट कर सकते हैं जब स्पीकर अवेलेबल है, क्योंकि वो एक नॉर्मल मेंबर की तरह, वो मतलब नॉर्मल मेंबर ऑफ लोकसभा की तरह काम करते हैं, तो वो वोट कर सकते हैं, बट स्पीकर वोट नहीं कर सकते। स्पीकर करेंगे कास्टिंग वोट, यानी कि आधे मेंबर्स कह रहे हैं येस, आधे मेंबर्स नो में वोटिंग कर रहे हैं, तब स्पीकर अपना वोट इम्पार्शली जो इश्यू होगा उस पर वो अपना वोट देंगे। ये डिसाइड करते हैं वेदर मनी बिल, वो कोई बिल मनी बिल में आएगा कि नहीं, और ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ये फाइनल है। वो इनका जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा अराइजिंग, जो डिफेक्शन होता है 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत क्या था कि जो डिफेक्शन होता है कि वो जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन होता है, उसके तहत क्या होता है? वो मतलब डिस्क्वालीफाई करना किसी को, वो डिसाइड करना। जो 10th स्केड्यूल, वो जो स्केड्यूल है उसके अंदर कमिटीज़ लाइक द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी एंड द बिजनेस एंड द रूल्स कमेटी वर्क अंडर, यानी कि ये चेयरमैन किसके होते हैं? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी एंड रूल्स कमेटी, राइट। ये गार्डियन होते हैं किसके? राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस। वो बताया था जब प्रिविलेज मोशन लाया जाता है तो क्या होता है? स्पीकर कहते हैं कि इस मोशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गार्जियन है कि जो प्रिविलेजेस प्रोवाइड की गई हैं, इम्यूनिटीज़ जो दी गई हैं एमपीज़ को, वो मिसयूज़ ना हो उसका, ठीक है। तो ये वाला अपने प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं आगे। आज के एडिटोरियल्स कुछ उतने खास काम के नहीं थे, क्योंकि ये क्रिटिकलिटी ऑफ द गवर्नमेंट को ज़्यादा शो करते हैं। आपको अपने आंसर्स में क्या करना है? एक बैलेंस्ड व्यू देना है, राइट। आपको ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हो जाना गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आपको वहाँ पे गवर्नमेंट में ही काम करना है, चाहे कोई से भी गवर्नमेंट हो, राइट। तो ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना है, बट हाँ मतलब थोड़ा बहुत इतना होना चाहिए कि आप एक बैलेंस्ड आंसर आप लिख पा रहे हैं। कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर डॉट्स, बताया था वहाँ पे ड्रग इश्यू बहुत चलन में है आजकल। एड्रेसिंग द ड्रग क्राइसिस रिक्वायर्स concerted attempts at multiple levels relating to public health, economy and पॉलिटिक्स। वो बताया था एक होलिस्टिक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को लेके चलना होगा हमें। अगर पंजाब एंड ड्रग का इशू जो कश्मीर में चल रहा है आजकल, उसे अगर सॉल्व करना होगा तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सब्सटेंस अब्यूज़ यूनिवर्सली हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिस्टॉर्शंस। ये सेम एज इट इज़ आपको लाइन नोट करनी है, इसीलिए मैं वही चीज़ें हाईलाइट करती हूँ जो आप लिख सकते हैं। ये इसमें क्या है कि जो एब्यूज़ होता है यूनिवर्सली, यानी कि हम कॉन्फ्लिक्ट वहाँ से चलता हुआ आ रहा है, हिंदू मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो ये सारे जो कॉन्फ्रंटेशंस होते हैं ना, वो कम्युनलिज्म वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, वो कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम में भी इफ़ेक्ट डालती है। मेंटल इश्यूज़ में भी, जो मेंटल हेल्थ है उसमें भी इफ़ेक्ट करती है, राइट। अ की पार्ट ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर शुड इन्वॉल्व द ज्वाइनिंग द डॉट्स। ज्वाइनिंग डॉट्स का मतलब क्या है कि हम काफ़ी सारे डायमेंशंस को लेके चले इशू सॉल्व करने के लिए, बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ एंड एन इकोसिस्टम,
rife with the political uncertainty on one hand and the addictive behavior of the young people on the other, right? Narcotics smuggler often find their way to Kashmir via पंजाब. ठीक है, पंजाब से होकर वो लोग कश्मीर जाते हैं. वो स्टेट कितना प्रोस्पेरस था पंजाब, अब वहाँ पे ड्रग इश्यू इतना ज़्यादा उसे स्टेट को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रहा है, राइट. तो इसमें क्या है, हमें पंजाब का और कश्मीर को दोनों का इशू एक साथ लेके चलना होगा और फिर उसे टैकल करना होगा. एक्सट्रैक्टिंग अ वेरी हाई सोशल कॉस्ट फॉर मैनी ईयर्स. सोशल कॉस्ट इसमें काफ़ी लग रही है, ठीक है. यूथ वहाँ का अनएम्प्लॉयड हो रहा है. यूथ में अगर मेंटल इश्यूज़ हो गए, वो कहीं गलत डायरेक्शन में चला गया, ड्रग्स वगैरह की डायरेक्शन में चला गया, तो एक नेशनल डिज़ास्टर है, ठीक है. विथ फार्मिंग बिकमिंग लेस प्रॉफिटेबल इन पंजाब, द एब्सेंस ऑफ इनिशिएटिव्स एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स टू हेल्प द यूथ इक्विप देमसेल्व्स विद द स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है. अब फार्मिंग उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है पंजाब में बिकॉज ड्रग इशू इतना हावी हो रहा है. स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि यूथ को सही डायरेक्शन में लगाया जा सके. जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन उससे मतलब सीख ले सकता है, सबक ले सकता है वो पंजाब से, ठीक है, कि वो कितना प्रोस्पेरस स्टेट था, अब वो कैसा हो गया ड्रग इश्यू के कारण. It must invest in enhancing the economic and recreational opportunities for youngsters. It would also do well to engage civil society. मैंने जब ये वाला इशू डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि लोकल्स का वहाँ पे आना ज़रूरी है. जो लोकल लेवल पे वहाँ पे जो सिविल सोसाइटीज़ NGOs काम कर रहे हैं, जो हेल्थ कंसल्टेंट्स जो वहाँ पे हैं, उनका आगे आना ज़रूरी है. Society players in its endeavors. Jammu and Kashmir could take a leaf out of the PGIMER's study recommendation for Punjab, build the capacity of teachers. टीचर्स की जो कैपेसिटी बिल्डिंग हमें करनी वो मतलब बिल्ड करनी पड़ेगी. हेल्थ इंस्पेक्टर्स एंड ब्लॉक लेवल ऑफिशियल्स टू prevention activities and rope the religious leaders to advocate the trust at the नशा मुक्त पंजाब. इसमें क्या हो रहा है कि मैंने बताया था उस टाइम पे रिलीजियस लीडर्स को हमें सामने लेके आना होगा और उनसे ये कहलवाना होगा कि वो टेकिंग ड्रग्स इज़ ऑल्सो अगेंस्ट योर रिलीजन, नॉट ओनली अल्कोहल, राइट. क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में क्या मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, वहाँ पे उनका अल्कोहल कंजम्पशन ना के बराबर होता है, तो वो ड्रग्स को सहारा बना रहे हैं, राइट. तो ये रिलीजियस लीडर्स इसमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं कि ड्रग्स लेना भी वो अगेंस्ट है आपके इस्लाम के. दे शुड बी अंडरटेकिंग एट मल्टीपल लेवल्स. वही पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स को हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें लेके चलनी होगी. हाउ टू गवर्न डाटा. इसमें जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल पास हुआ है 2023, इसमें क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि काफ़ी सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा हो रहा है, ठीक है. ये इसमें क्रिटिकल पॉइंट आप जब दिखाएंगे इस वाले एक्ट का जब आप क्रिटिकल पॉइंट दिखाएंगे तो आप गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को आप क्या करेंगे, कुछ हल्का सा क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है. कि इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है डाटा का. गवर्नमेंट अपने हिसाब से डाटा को ले सकती है, अपने हिसाब से डाटा को गवर्न कर सकती है, अपने हिसाब से किसी भी कंपनी को वो मना कर सकती है कि आप ये काम नहीं करेंगे, आप ये डाटा को गवर्न नहीं करेंगे. The Act declares that the security of state, maintenance of public order and preventing incitement to any cognizable offence relating to any of these and the processing by the central government of any personal data such that instrumentality may furnish to it. The state falls outside its scope. यानी कि इसमें पनिशमेंट्स का जो प्रावधान है कि अगर आप सही डाटा को अगर आप मैनेज नहीं करेंगे या उसे कलेक्ट नहीं करेंगे, पनिशमेंट्स दी गई हैं बट स्टेट को इसके आउटसाइड रखा गया है. इन अदर वर्ड्स द स्टेट कोड इन थ्योरी इन्वोक नेशनल सिक्योरिटी टू जस्टिफाई एनी एक्शन. अब वो कोई भी एक्शन लेंगे डाटा से रिलेटेड तो क्या करेंगे, वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे उसे ढक देंगे, ठीक है. ऐसा इसमें एडिटोरियल में बोला गया है. The Act also provides that the central government notify a significant data fiduciary and impose obligations on it
इंक्लूडिंग पीरियडिक ऑडिट एंड डाटा प्रोटेक्शन, इम्पैक्ट असेसमेंट अमंग अदर्स। यानी कि जो डाटा, जो सिग्निफिकेंट डाटा फिडुशरीज है उनके लिए कुछ ऑब्लिगेशंस है, बताया था मैंने जब ये वाला लॉ आया था, एक्ट आया था जब, तो उनके लिए कुछ ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स दिए गए हैं। वो किसी को भी एग्जाम कर सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं, कुछ ऐसा इस पे इशू डिस्कस किया गया था। होल्डिंग जस्टिस टू अकाउंट, इसमें क्या कहा गया है कि जैसे जैसे पब्लिक फंक्शनरीज अपने लिए क्या करते हैं, एसेट डिक्लेयर करते हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी करें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस भी अपने जो एसेट्स होते हैं ना वो डिक्लेयर करें जब उनकी अपॉइंटमेंट होगी। All public functionaries in India are required to furnish the annual return of their assets in one form or another. Service conditions and conduct rules of civil services. Civil servants stipulate the mandatory filling of annual return. जो immovable property है उसका annual return में जो annual return करना ज़रूरी है, means उसे show करना ज़रूरी है assets का। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सच एस कैग हो गया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी अपनी लेटेस्ट जो वो जो अपने एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं अंडर देयर कोड ऑफ एथिक्स। मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, ऑल्सो डिक्लेयर देयर एसेट्स एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मिनिस्टर्स इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस भी अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें जब उनके अपॉइंटमेंट का टाइम होता है। तो ये इससे कहते हैं कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी, ठीक है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। आगे चलते हैं। हाई रिफिल कॉस्ट, लैक ऑफ एक्सेस डेटर द पुअर फ्रॉम यूजिंग एलपीजी, यानी कि हाई वो रिफिल कॉस्ट हो रही है। सिलेंडर आजकल काफ़ी महंगा हो गया है, उसमें क्या हो रहा है कि लोग फिर से वही बायोफ्यूल अपना स्विच कर जा रहे हैं, ठीक है, और या तो मतलब एलपीजी के साथ साथ यूज़ कर रहे हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू द एलपीजी सिलेंडर्स, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड द प्रोहिबिटिव प्राइसिंग ऑफ सिलेंडर्स are among the major deterrents in the switch from polluting fuels such as biomass to cleaner LPG in low income household. लो इनकम हाउसहोल्ड्स इतने ज़्यादा महंगे सिलेंडर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए वो वही वो जो बायोमास का यूज़ मतलब करने पे आ गए। अब ये बताती है एक स्टडी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, बैरियर्स टू एक्सेस, एडॉप्शन एंड सर्टेन and sustained use of cleaner fuel among low income household. यूज़र्स की कुछ परसेप्शन है, लाइक एलपीजी थोड़ी अनसेफ है, कभी भी सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, फूड जो एलपीजी से बनाया जाएगा वो कम हेल्दी होगा, लेस टेस्टी होगा, ठीक है, कंबाइंड विद सप्लाई साइड बॉटल नेक्स्ट सच एस चैलेंजेस इन अप्लाइंग फॉर, यानी कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, अब उसके लिए कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है। लम सम कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग ऑर्डरिंग द रिफिल्स, ठीक है, जब हम रिफ़िल के लिए ऑर्डर करते हैं तो उसमें जो अनअफोर्डेबल बिल्कुल प्राइजेज़ हाई हो रहे हैं आजकल वो एलपीजी सिलेंडर के, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हिंडर कर रहे हैं, जो रोड़े बन रहे हैं किसके, लो इनकम हाउसहोल्ड को के एलपीजी एडॉप्शन के रास्ते में रोड़े बन रहे हैं ये कुछ हिंड्रेंस। Since 2016, the government has been promoting the use of clean cooking fuel, particularly LPG, especially among the poor and deprived household through its flagship scheme। कौन से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत क्या हो रहा था, घर घर सिलेंडर्स बांटे जा रहे थे, सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही थी। अब वो क्या, सब्सिडीज़ रुक गई हैं, राइजिंग फ्यूल प्राइजेज अलॉन्ग विद द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज़। अब गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती एलपीजी सिलेंडर पे, तो उसे अनअफोर्डेबल अब मतलब बना रहा है, ठीक है, ये चीज़। लो इनकम हाउसहोल्ड देयरफॉर टर्न टू बायोमास और यूज़ बायोमास अलॉन्ग विद एलपीजी। अब वो बायोमास वही जो लकड़ी वकड़ी वो गोबर के कंडे वगैरह जलाने से अब वो खाना पकाने पे आ गए जो लो इनकम हाउसहोल्ड से, ये स्टडी कहती है। आज के एक्सप्लेन्ड पेज में भी कुछ नहीं था, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट कि वो आप अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकें। जो यूजेबल नहीं है ना उस पर आपको ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है, ठीक है। ये वाला न्यू फाइंडिंग थ्रोज लाइट ऑन वो लाइफ ऑफ स्लेव्स इन एंशिएंट पोम्पाई,
ये आपकी सोशियोलॉजी अगर ऑप्शनल है, ये स्ट्रैटिफिकेशन टॉपिक के अंदर या स्लेव सोसाइटी में आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि एक नई स्टडी से क्या हो रहा है, क्या हुआ है, कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के द्वारा हमें कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं स्लेव सोसाइटी के। वंस अगेन अंडरलाइनिंग द कंडीशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा बेडरूम और छोटे छोटे यहाँ पे मतलब उतनी हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये 2000 पहले मतलब 2000 साल पहले की ये एक स्लेव सोसाइटी के बारे में बताते हैं। कंडीशंस ऑफ प्रिकैरिटी एंड पुअर हाइजीन इन विच द लोअर इक्वलेंस ऑफ वो सोसाइटी लिव्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। ये बस एक छोटा सा एग्जांपल लिख देना है कि स्लेव सोसाइटी के कुछ रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं पोम्पाई में, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं। तो आज के लिए न्यूज़ में था बस इतना ही, ठीक है। आपको यूटिलिटी पता लगानी है कि आप उसे अपने कैसे आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। लेक्चर से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स या मेन से रिलेटेड, स्पीकर वगैरह से रिलेटेड, मैं वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप सब देख सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जो प्रीलिम्स स्पोर्ट्स सेक्शन, कभी कभी स्पोर्ट्स पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रज्ञानंदा बीट्स वोल्ट नंबर 2 सेट्स अप लिटिल क्लैश विद कार्लस्लेन। यहाँ पे क्या होता है कि क्या हुआ था, चेन्नई ग्लोबल चेस सर्किट में इन्होंने जो प्रज्ञानंदा है चेन्नई के, इन्होंने इसको हराया। कौन सा चल रहा था, फाइड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। सिर्फ इतना याद रखना है कि हराया। ये स्पोर्ट्स न्यूज़ अपने ज़्यादा काम की नहीं होती, मोटी मोटी स्पोर्ट्स न्यूज़ जो कभी नेशनल वाले पेज पे आ जाती है ना, वो इम्पॉर्टेंट होती है। जो फर्स्ट पेज पे आ जाती है वो थोड़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। ओके, तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।